ह्यूमन स्किन से बने फेस मास्क। एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर इंसानी नाक, ह्यूमन नोज पड़े हुए थे। ह्यूमन बॉडी पार्ट से बने हुए लैम्प, और तो और ह्यूमन स्कल को बोन की तरह यूज करने वाला एक ऐसा दरिंदा जिसके घर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करा तो उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि पुलिस वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनको अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा नज़ारा देखना पड़ेगा। तो आखिर कौन था ये इंसान जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को अपने रेगुलर आइटम्स की तरह यूज करता था? लेट्स टेक अ लुक एट द डिस्टर्बिंग केस ऑफ एड गीन। Ed, you okay? Don't you see, we're all just flesh. 27 अगस्त 1906 के दिन ला क्रॉसे, विस्कॉन्सिन, यूएसए में जॉर्ज गेन और ऑगस्टा गेन के घर में जन्म होता है एक बच्चे का, जिसका नाम ये दोनों मिलकर एड गीन रखते हैं। एड का जन्म एक बहुत ही ऑप्रेसिव फैमिली में हुआ था। एड के फादर जॉर्ज बहुत बड़े अल्कोहलिक थे, रेगुलर दारू पीना, हर दिन अजीब अजीब हरकतें करना, और जॉर्ज कभी भी एक स्टेबल जॉब नहीं करता था, बस सारे दिन शराब के नशे में यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। और इसी चक्कर में एड की अपब्रिंगिंग में जॉर्ज का बिल्कुल भी हाथ ही नहीं था। वहीं पर एड की मदर ऑगस्टा एक डोमिनेंट और ओवरली रिलीजियस औरत थी। ऑगस्टा का एड के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल था। उसका मानना था कि दुनिया के सब लोग, खासकर औरतें, एविल होती हैं और उन्हें सिर्फ एक ही काम करना आता है, जो कि है पाप। ऑगस्टा इतनी डोमिनेंट थी कि वो एड और उसके भाई हैरी को दूसरों से मिलने से भी रोकती थी। वो उनसे सिर्फ एक ही काम करवाती थी, जो कि था बाइबल पढ़ना, और इसी वजह से उन दोनों भाइयों का आधा बचपन तो बाइबल पढ़ने में ही गुजरा है। ऑगस्टा के एक्सट्रीम डोमिनेंट और कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से एड के माइंड पर बहुत गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा। एड की जिंदगी इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड थी कि उसका जिंदगी भर कोई दोस्त ही नहीं बना। उसकी अपनी जिंदगी सिर्फ उसके घर के 4 दीवारों तक ही थी। एड और उसके भाई के लिए अपनी फैमिली के ही लोग दुनिया के आखिरी लोग जैसे ही बन चुके थे। उसकी मदर का उसे दुनिया से अलग रखना, एक एक्सट्रीम रिलीजियस इन्फ्लुएंस उसके लिए एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट बन गया। यह आइसोलेशन उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल साबित हुआ, जिसका असर उसके एडल्टहुड में दिखने लगा। एड अब एक एंटी सोशल इंसान बनता जा रहा था। एक्चुअली उसे लोग पसंद ही नहीं आते थे। ऐसा नहीं था कि उसे लोगों से बात करनी है और वो कर नहीं पा रहा, उसे किसी से बात ही नहीं करनी थी। अब जिस बच्चे को बचपन से ये सिखाया जाए कि दुनिया में हर कोई इंसान पापी है, हर कोई सिर्फ पाप करता है, उस बच्चे से आप आखिर एक्सपेक्ट भी क्या करेंगे? उसे तो हर इंसान से सिर्फ नफरत ही होगी ना। और यही चीज़ एड के साथ भी हो रही थी। लेकिन एक के बाद एक एड की लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट था वो उसकी ज़िंदगी से चला गया। एड की मदर, उसके ब्रदर और उसके फादर, इन तीनों की एक के बाद एक मौत हो जाती है। एड के फादर की मौत 1 अगस्त 1940 के दिन 66 की एज में हार्ट फेलियर की वजह से हो गई। फिर होती है एड के भाई की मौत, और ये मौत बड़ी अजीब सी थी। दरअसल एक दिन की बात है जब एड अपने घर में कुछ पका रहा था। पकाते पकाते घर में आग लग गई, और देखते देखते ये आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आग इतनी बढ़ जाती है कि नेबर्स और अगल बगल जो भी रहते थे सोसाइटी में, वो सब वहाँ पर आ जाते हैं, और साथ में पुलिस वाले और फायरमैन भी आ जाते हैं। फायरमैन आते हैं, ये घर के अंदर एड, उसके भाई, सबको बाहर निकालते हैं और आग बुझाते हैं। थोड़े समय बाद मामला शांत हो जाता है, लेकिन उसी रात को एड पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वो एक कंप्लेंट फाइल करवाता है, एक मिसिंग कंप्लेंट, जो कि थी एड के भाई की। एड का भाई न जाने कहाँ गायब हो चुका था, किसी को भी नहीं मिल रहा था। तो एड ने जब ये कंप्लेंट करवाई तो पुलिस ने एक टीम बनाई और एड के भाई को ढूंढना स्टार्ट करा। कुछ समय तक सर्च करने के बाद पुलिस को फाइनली एड का भाई मिल जाता है, मगर मुर्दा। सबको यही लगता है कि उसके भाई की मौत हार्ट फेलियर की वजह से ही हुई थी। बॉडी को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बॉडी में कोई भी ऐसे इंजरी के निशान नहीं थे, कुछ जलने के निशान नहीं थे, तो सबने अज्यूम ही करा था कि अगर फादर की डेथ हार्ट फेलियर से हुई है तो भाई की डेथ भी हार्ट फेलियर से ही हुई होगी। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आती है तो मौत का जो रीज़न होता है वो अलग होता है, क्योंकि जो भाई की बॉडी होती है उस बॉडी पर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा था। मतलब कि जो एड का भाई था उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, वो घुट रहा था, और इसी वजह से ही देखते देखते उसकी मौत हो जाती है। अब एड की जिंदगी में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट इंसान बचा हुआ था, जो कि थी उसकी मदर ऑगस्टा। अब एक दिन की बात है जब एड और ऑगस्टा अपने पड़ोसी के घर में जाते हैं, जिनका नाम स्मिथ होता है। जब वहाँ पर जाते हैं
तो ऑगस्टा देखती है कि स्मिथ अपने जो डॉग होता है उसको बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। वेल, जब स्मिथ मार रहा होता है तो वहाँ एक और औरत आ जाती है जो स्मिथ से लड़ने लग जाती है कि क्यों बेचारे को मार रहे हो, बेजुबान जानवर है, ये वो करके। बट ऑगस्टा ये जो सीन देखती है, जो स्मिथ उस डॉग को मार रहा था, बुरी तरीके से मार रहा था, ये सारा सीन देखकर वो अंदर से हिल जाती है। दिस वॉज लाइक अ ट्रॉमा फॉर हर। अब ऑगस्टा अपने घर आ जाती है और उसका मूड अभी भी बहुत बुरी तरीके से ख़राब था। पर हमें बाद में पता चलता है कि ऑगस्टा का मूड इसलिए ख़राब नहीं था क्योंकि वो स्मिथ को ऐसे मारते हुए देख रही थी। उसका मूड इसलिए ख़राब था क्योंकि उसने उस औरत को देख लिया था जो कि स्मिथ के घर से निकल कर आई थी और स्मिथ से लड़ने लगी थी। ऑगस्टा बोल रही थी कि ये स्मिथ की बीवी तो नहीं है, तो ये आखिर है कौन? ये इसका और स्मिथ का नाजायज़ संबंध चल रहा है। ये औरत पापी है, शी इज़ इविल। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑगस्टा को कैसे लड़कियां पापी लगती थी, मतलब उसे लगता था कि सारी लड़कियां इविल हैं। और ऑगस्टा इस टाइम यही सोच रही थी कि वो लड़की नाजायज़ संबंध बना रही है, मतलब कि वो बहुत बहुत घिनौनी और बहुत गलत है। कैन यू इमेजिन कि आपने एक डॉग को पिटते हुए देखा और आपके दिमाग में उस टाइम ये चल रहा है कि डॉग छोड़ो, स्मिथ छोड़ो, वो औरत गंदी है। ऑगस्टा के दिमाग में ये चल रहा था। खैर, ऑगस्टा का ये पागलपन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और 29 दिसंबर 1945 के दिन 67 की एज में उसकी मौत स्ट्रोक के कारण हो गई। एड अपनी मदर की डेथ से पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। एक तो उसे वैसे ही दुनिया वालों से नफरत थी, ऊपर से जिनके वो सबसे ज़्यादा क्लोज था, जिनसे वो रोज़ बातें करता था, जो शायद उसके लिए दुनिया थी, वो सब अब एड को छोड़कर जा चुके थे। एड इस पूरी दुनिया में अकेला हो चुका था। ऑगस्टा की मौत के बाद एड ने अपने फार्म हाउस में एक अकेली और क्रीपी जिंदगी जीना शुरू किया। एड का ऑब्सेशन अपनी मदर ऑगस्टा को रिवाइव करने की ओर बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि वो शायद अपनी माँ को जिंदा रख सकता है और वो अब हर कोशिश करने लगा जिससे वो अपनी माँ को या उसकी यादों को जिंदा रख सके। और इसी ऑब्सेशन ने एड को ग्रेव रॉबिंग और मरे हुए शव के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने में मजबूर कर दिया। और देखते देखते ये सब मानो उसकी एक हॉबी बन गई, जिसमें वो रिसेंटली बरीड कॉप्स को उनकी ग्रेव से निकालकर अपने फार्म हाउस में ले आता था। और उसके बाद एड उन बॉडी पार्ट्स को काट कर अपने लिए कुछ सामान बनाता था, जैसे कि मास्क, फर्नीचर या फिर क्लोथ्स। ये सारी अजीब चीज़ों की लत उसे उसकी मदर के डेथ के बाद से लग गई थी। और यहाँ से शुरू होते हैं उसके क्राइम के कुछ ऐसे केसेस जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ऑगस्टा की डेथ के बाद एड अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगा था। एड का अपनी माँ के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेशन था कि माँ के जाने के बाद एड डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ का एक रिप्लेसमेंट लाएगा और उसके लिए अब वो बॉडी ढूंढना शुरू कर देता है। और इसी वजह से वो ग्रेवयार्ड जाता है जहाँ पर नई नई औरतों की बॉडी दफनाई गई हो। उन बॉडीज़ को निकालता है और उन्हें चुराना शुरू कर देता है। एड अपने क्राइम्स को केयरफुली और स्ट्रेटेजिकली प्लान करता था। उसके ग्रेव रॉबिंग के टारगेट्स वो औरतें होती थी जो उसकी माँ की तरह बिटवीन 50 to 70 हो, जिनकी डेथ रिसेंट होती थी ताकि बॉडी फ्रेश हो। एड अपने एरिया के अखबारों को रोज पढ़ता था और उसमें जब भी किसी मौत का जिक्र करते, खासकर कोई औरत जिसकी उम्र 50 से 70 साल हो, वो एड का ध्यान हमेशा अपनी ओर खींचती, क्योंकि एड अब उन्हीं को टारगेट करता था। उसे पता चल जाता था किसकी मौत हुई है, किसे कहाँ गाड़ा जा रहा है, किसे कहाँ दफनाया जा रहा है और किसके शव की अब चोरी करनी है। एड कभी भी दिन के समय ग्रेवयार्ड नहीं जाता था क्योंकि तब बहुत ज़्यादा रिस्क होता था। एड हमेशा रात के समय ग्रेवयार्ड जाता था। उसके पास एक टॉर्च और एक स्पेड होता था जिसके यूज से वो कब्र खोदता था। एड कभी भी पूरी बॉडी को नहीं चुराता था, बल्कि बॉडी के कुछ पार्ट्स को चुराता था, जैसे कि स्किन, स्कल या फिर कुछ ऑर्गन्स। अपने काम को अंजाम देने के बाद वो कब्र को वापस से बंद कर देता था ताकि किसी को भी कोई भी शक ना हो। एड ने लगभग 40 बार ग्रेव रॉबिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग उसने लगभग 10 से 12 कब्रों को सक्सेसफुली चुरा लिया था। ये रॉबिंग का काम उसके लिए एक रिचुअल बन चुका था। एड ने ये भी बताया था कि कभी कभी वो कब्रों को खोदने के बाद जब वो देखता था कि अंदर कौन है और कैसा दिखता है, तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि खोदने के बाद उसने उस कब्र को अनटच्ड, मतलब कि कुछ नहीं चुराया, कुछ नहीं किया, बस खोदा, देखा और वापस से वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो जो बॉडी होती थी वो नहीं बैठती थी। और जो बॉडीज उसकी रिक्वायरमेंट से बैठती थी उनके कुछ कुछ पार्ट्स चुरा कर वो अपने फार्म हाउस में ले आता था। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि वो जो बॉडी पार्ट्स लाता था उनका करता क्या था, उन्हें कैसे यूज़ करता था। तो सबसे पहले वो स्किन का यूज़ करता था। उसका मेन फोकस ह्यूमन स्किन पर होता था।
वो बॉडी से स्किन अलग करता और उनके कपड़े, मास्क और फर्नीचर बनाता। पुलिस को एड के फार्म हाउस से एक वुमेन सूट मिला था जो कि स्किन से बना हुआ था और एड उस सूट को खुद पहनता था और खुद को औरत बनाने की कोशिश करता था। एड का बताना था कि ये सब करने से उसे फील होता था कि वो अपने माँ के काफी करीब है। स्कल्स और बोन्स का यूज, एड स्कल्स को डेकोरेशन के तौर पर यूज करता था और कुछ स्कल्स को तो उसने बॉल भी बनाए हुए थे अपने यूज के लिए, और वहीं पर बोन्स का यूज उसने कुछ चीजें बनाने पर किया, जैसे कि फर्नीचर और कुछ ऑर्नामेंट, ऑर्गन्स का कलेक्शन। पुलिस को उसके घर से जार्स में प्रिजर्व्ड ह्यूमन ऑर्गन्स मिले, जैसे हार्ट और लीवर। एड काफी केयरफुली इन ऑर्गन्स को रखता था। उसका फार्म हाउस एक फार्म हाउस कम और किसी हॉरर फिल्म का सेट ज्यादा लगता था। इन हरकतों के पीछे एड का मेन मोटिव एक इमोशनल नीड को फुलफिल करना था। वो डेड बॉडीज के साथ बातें करता और उन्हें अपने माँ का सब्स्टिट्यूट समझता था। पहले आप सबको लग रहा होगा कि एड जो भी क्राइम करता था वो सब घिनौना है, मतलब यहाँ तक ही है, राइट? रॉन्ग। एड के क्राइम्स सिर्फ बॉडीज को चुराना और उन्हें उनके साथ ऐसे यूज करने पर ही नहीं रुका था। उसने तो जिंदा लोगों को मारा भी था और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। द मर्डर ऑफ बेरनिस वार्डन। बेरनिस वार्डन एक 58 साल की औरत जो अपने टाउन में एक हार्डवेयर स्टोर चलाती थी। वो एक्चुअली में काफी पॉपुलर थी और लोगों के बीच उनकी काफी अच्छी इमेज थी। 16 नवंबर 1957 के दिन बेरनिस अपने हार्डवेयर स्टोर में रोज की तरह काम कर रही थी। कुछ देर बाद उनका बेटा फ्रैंक वार्डन दुकान आता है। तब वो देखता है कि उसकी मॉम दुकान में नहीं थी और स्टोर में कई जगह खून के दाग लगे हुए थे। ये देखकर फ्रैंक काफी ज्यादा घबरा जाता है और तब उसे वहां पर पड़ा एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, दिस इज द एंड ऑफ बेरनिस वार्डन। फ्रैंक ने तुरंत लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया और इस घटना के बारे में बताया। फ्रैंक ने पुलिस वालों को बताया कि एड गेन उनका लास्ट कस्टमर था जिसने एक एंटी फ्रिज खरीदा था। पुलिस ने 17 नवंबर 1957 के दिन एड के घर पर छापा मारा, जहां से उन्हें ऐसी चीजें मिली जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। वहां उन्हें सारे बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन ऑर्गन्स और कई सारी चीजें मिली, जिसमें से एक था बेरनिस वार्डन का सर, जो कि एक हुक पर लटका हुआ था। पुलिस ने वो सब देखा जो इतने टाइम से एड कर रहा था, जैसे कि वो फर्नीचर, वो कपड़े और वो मास्क। ये सारी चीजें देखकर मानो पुलिस के भी होश उड़ गए हों। उन्होंने जिंदगी तो छोड़ो, अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें कभी ये सब देखना पड़ेगा। They went in investigating with flashlights. It was pitch black because there was no electricity and no lights. And one of the lawmen felt something bump against his shoulder. He turned, shined his flashlight on it, and indeed, there was Bernice Warden hanging from the rafters, upside down with her head off and gutted like a deer. पुलिस ने तुरंत एड को अरेस्ट कर लिया और उससे उसके सारे जुर्म के बारे में पूछताछ करने लगे। एड भी बिना ज़्यादा प्रॉब्लम के सब कुछ कन्फेस करने लगा। उसने ये भी कहा कि उसने साल 1954 में एक और खून करा था जिसका नाम था मैरी होगन। मैरी होगन एक लोकल बार की ओनर थी जो प्लेनफील्ड विस्कॉन्सिन में रहती थी। उसका बार टाउन के लोगों के लिए एक पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट था। मैरी एक बोल्ड और इंडिपेंडेंट वुमेन थी और उसका कैरेक्टर टाउन में काफी जाना पहचाना था। उसके बार में आने वाले लोगों से काफी अच्छे रिश्ते थे और वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। 8 दिसंबर 1954 के दिन मैरी अपने बार में आम दिन की तरह ड्रिंक सर्व कर रही थी, अपने कस्टमर से बातें कर रही थी। लेकिन कुछ देर में ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना मैरी ने अपने सपनों में भी नहीं करी हो। कुछ देर बाद जब बार खाली होता है तब एड वहां आता है और मैरी के चेहरे पर गोली मार देता है। उसके बाद एड मैरी की बॉडी को उठाकर अपने फार्म हाउस ले जाता है और वहां पर उसकी बॉडी के साथ वही सब करता है जो वो बाकी बॉडीज के साथ करता था। अब एड अरेस्ट हो चुका था, पुलिस को सब कुछ उसने कन्फेस भी कर दिया था, तो उसके ऊपर 2 मर्डर के चार्जेस लगे, जिसके बाद एड को कोर्ट में ले जाया गया। जजेस ने उसके हॉरिफिक और चिलिंग स्टोरीज को सुन उसके मेंटल कंडीशन की जांच के आदेश दिए। जब कुछ डॉक्टर्स ने उसके दिमाग की जांच करी तो उन्हें पता चला कि एड को शिज़ोफ्रेनिया और सीवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जिसके बाद जजेस ने एड के ऊपर किसी तरीके के कोई चार्जेस नहीं लगाए और उसे किसी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं दी, क्योंकि एड मेंटली इल था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा था। कैन यू इमेजिन, इतना सब करने के बाद भी
उस इंसान पर कोई चार्जेस नहीं लगे। कोर्ट ने उसे नॉट गिल्टी बाय द रीजन ऑफ इंसैनिटी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जो भी एड ने करा था उसके लिए एड नहीं बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर रिस्पॉन्सिबल थी। एड को किसी तरीके की ट्रेडिशनल पनिशमेंट का सामना नहीं करना पड़ा, जैसे जेल की सजा वगैरह, बल्कि कोर्ट ने उसको इलाज के लिए भेज दिया। एड को सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल फॉर क्रिमिनली इंसेन भेजा गया, जहां उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरह रखा गया। बस फर्क इतना था कि वो जेल नहीं, एक मेंटल हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में एड की काफी ट्रीटमेंट करी गई, मगर उसका बिहेवियर और ज्यादा मेंटली अनस्टेबल होने लगा था। एड ने अपनी पूरी लाइफ हॉस्पिटल में ही गुजारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एड हॉस्पिटल में बस एक कोने में पड़ा रहता, एकदम शांत और कहीं खोया खोया। आधी से ज़्यादा उसने ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी, आइसोलेट होकर। पर कभी कभी उसके बिहेवियर में थोड़े बहुत मेंटल इश्यूज दिखते थे। और हॉस्पिटल में ही रहते रहते 26 जुलाई 1984 के दिन एड 77 साल का था, जब उसकी कैंसर होने की वजह से ही मौत हो जाती है। एड की लाइफ इतनी भयानक थी कि उसकी लाइफ पर कई सारी मूवीज़ और कई सारे शोज़ भी बने। देखा जाए तो एड की लाइफ असल में काफ़ी ज़्यादा डरावनी और काफ़ी ज़्यादा सैड थी। उसकी माँ ने उसे बचपन से ही एक ऐसा इंसान बना दिया था जो कि शायद कभी खुश रह ही ना सके। और शायद इसीलिए कहते हैं कि बचपन में आप बच्चे को जैसे जैसे बनाओगे ना, बड़े होकर वो वैसे ही बनेंगे। जो उन्हें बचपन में सिखाओगे वो बड़े होकर वही करेंगे। तो अगर आपके कोई छोटे बच्चे हैं तो हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान देना, क्योंकि यही समय होता है बच्चों को बनाने और बिगाड़ने का। अगर इस समय आपने ध्यान नहीं दिया और बाद में जाकर आपको रियलाइज़ हुआ कि अरे शिट, मेरा तो बच्चा भी है, मुझे तो उसे पालना भी है, मुझे उसे सिखाना भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत देर हो जाती है तब तक। तो प्लीज़, अगर आपका कोई भी छोटा बच्चा हो, यही सही समय है उस पर ध्यान देने का। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।